अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ेंगे इंक्वायरी मेथड के बारे में। इंक्वायरी मेथड के अंदर जो फर्दर चीज़ें आज के लेसन में हम कवर करेंगे उसमें इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, साइंटिफिक मेथड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ये सब इंक्वायरी मेथड की ही टाइप है और इंक्वायरी मेथड के अंदर ही फॉल करती हैं। सो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है कि इंक्वायरी मेथड होता क्या है। इंक्वायरी मेथड को आपने इसके वर्ड से ही निकालना है। मैं जिस तरह आपको कहती हूँ कि आपने किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देखनी होती है तो आप उसको वर्ड को समझने की कोशिश किया करें, आप उस टर्म को समझने की कोशिश किया करें। तो अब देखें, इंक्वायरी मेथड जो है इसकी आपको टर्म से ही समझ आ रहा है, इंक्वायरी है इसमें। यानी इंक्वायरी मतलब टू इंक्वायर, टू आस्क समथिंग, टू गैदर इन्फॉर्मेशन, टू गैदर नॉलेज। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग अपनी रियल लाइफ क्वेश्चन से लिंक्ड अप करें तो आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे जब अपने अडल्टहुड में आते हैं, जब थोड़ा सा वो बोलना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले अपने वाई एरा में आते हैं। आप उन्हें बताएंगे द स्काई इज़ ब्लू तो वो पूछेंगे वाई इज़ इट ब्लू। वो कहेंगे वाई डू आई हैव टू स्लीप एट नाइट। और जब वो अपने वाई एरा में आते हैं तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाउ लेस वी नो। और इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि हमने अपनी रियल लाइफ में इंक्वायरी मेथड को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं होता है। क्योंकि जब हम किसी सर्टन स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो हम पे इतना भरोसा नहीं करते हैं कि वो हमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहीं पे भी छोड़ दें, या हम समटाइम बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं कि ये ना हो कि हम कोई सवाल पूछें और टीचर हमें इंसल्ट कर दे पूरी क्लास के सामने, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो हम सवाल जवाब नहीं करते हैं। टीचर जो बताता है हम कहते हैं बस ठीक है। लेकिन जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है ना वो हमारी नेचुरल होती है। जैसे आप देखें, जो बच्चा कांस्टेंट सवाल पूछ रहा है, मुसलसल आपसे पूछता जा रहा है, जब तक वो मुतमिन नहीं होता तब तक वो आपसे सवाल पूछता ही रहता है। मतलब जब तक वो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी में नहीं जा रहा है तब तक उसने वो आपसे पूछते ही रहना है। और जैसे जैसे अपने पुराने नॉलेज में उसने नया नॉलेज एडअप करना है, उसके सवाल उसी रफ्तार से बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि जो आपकी क्यूरियोसिटी होती है वो आपकी बिगिनिंग ऑफ इंक्वायरी होती है। तो इससे ज़रिए बच्चा जो है वो डीप लर्निंग करता है, उसको चीज़ें समझने का मौका मिलता है, उसको चीज़ें के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम इंक्वायरी मेथड को अपनी टीचिंग में ही शामिल कर लें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। अगर मैं आपको एक क्लासरूम की एग्जांपल दूं तो इमेजिन करें कि आप साइंस क्लास एक ले रहे हैं। अब आप बच्चों को बजाय ये बताएं डिस्कशन मेथड से या लेक्चर मेथड से कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, आप क्या करेंगे कि आप उन्हें सीड्स दे देंगे और आप उन्हें कहेंगे कि जाओ इसको जाकर आप प्लांट्स में लगाओ और फिर ऑब्जर्व करो, इसके चेंजेस को रिकॉर्ड करो और फिर अपनी फाइंडिंग्स को क्लासरूम में आके डिस्कस करना। दिस इज़ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या इंक्वायरी बेस्ड मैथड। So, what is the definition of inquiry? Inquiry is defined as a seeking for truth, information or knowledge। यानी इंक्वायरी का मतलब है सर्च, इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज की तलाश। ठीक है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन बाय क्वेश्चन। अब आप ये तलाश किस तरह से कर रहे हैं? ये तलाश आप कर रहे हैं सवालात करके। ठीक है। इंडिविजुअल कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम द टाइम दे आर बोर्न अंटिल दे डाई। बच्चे क्या करते हैं? बच्चों का इंक्वायरी करने का प्रोसेस जो है जब वो पैदा होते हैं तब से शुरू हो जाता है। यानी इंसान अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक मुसलसल इल्म की तलाश में होता है। मुसलसल उसको इन्फॉर्मेशन डिफरेंट चीज़ों पे चाहिए होती है, मुसलसल उसको नॉलेज अटेन करना होता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो जब एक मेडिकल का स्टूडेंट होता है किसी मरीज़ की अलामात को देखकर जानने की कोशिश करता है कि इसे कौन सी बीमारी है, तो वो इंक्वायरी मेथड ही कर रहा होता है। यानी वो इंक्वायर कर रहा होता है, वो सवाल पूछ रहा होता है, अलामात को नोट कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको कौन से टेस्ट करवाऊंगे और टेस्ट की रिपोर्ट से मुझे किस चीज़ की रीडिंग्स मिल सकती हैं। यानी वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो दिस इज़ इंक्वायरी मेथड। बेबी बिगिंस टू मेक सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग थ्रू देयर क्यूरियस ऑब्जर्वेशन। बच्चे जो हैं वो अपने इर्द गिर्द को माहौल को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी बिगिंस विद कंस्ट्रक्टिंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड डाटा थ्रू अप्लाइंग द ह्यूमन सेंसेस। जो हमारी इंक्वायरी है उसका आगाज़ तब हो जाता है जब इंसान किसी भी सर्टन चीज़ के ऊपर डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देता है अपने डिफरेंट सेंसेस को यूज़ करके। जैसे मेडिकल स्टूडेंट की ही मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे कोई भी मेडिकल स्टूडेंट जब स्टेथोस्कोप को यूज़ करके दिल की आवाज़ सुनता है या फेफड़ों की सांस की आवाज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो बेसिकली इस चीज़ की तहकीक कर रहा होता है कि सेंसेस के ज़रिए डाटा किस तरह से जमा किया जा सकता है। ठीक है। मतलब वो अपनी सेंसेस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है कि उसको इस चीज़ पे क्लैरिटी मिल जाती है कि मैं अपनी सेंसेस के ज़रिए डाटा किस तरह से एक्वायर कर सकता हूँ।
तो बच्चों के अंदर भी ये चीज़ हमारी नेचुरली ही होती है कि उनका जो बिहेवियर होता है ना वो बहुत ज़्यादा केयरलेस होता है और वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कहते हैं ना कि बच्चों को अगर आप बोल के कोई चीज़ समझाते हो तो वो चीज़ नहीं समझते हैं अनटिल अनलेस वो चीज़ वो देख ना रहे हो, यानी वो ऑब्जर्व ना कर रहे हो। बच्चे अपने घर का जिस तरह का माहौल ऑब्जर्व करते हैं वो उसी तरह का माहौल आगे चलकर बनाते हैं। ठीक है। तो बच्चे भी अपनी सराउंडिंग से ही सीख रहे होते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन की ही नेचर से सीख रहे होते हैं जो कि हमारे अंदर नेचुरली डाली गई होती है। नाउ वी हैव फाउंडेशन ऑफ इंक्वायरी के इंक्वायरी की फाउंडेशन क्या है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। ये कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी पे बेस करता है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी है क्या, इसको भी अगर आप अपने नाम से देखेंगे तो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, यानी इसमें आपने लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करना है, अपने नॉलेज को आपने कंस्ट्रक्ट करना है, यानी आपने उसको तमीर करना है, आपने उसको खुद से बनाना है। तो आप किस तरह से बनाते हो, आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करके बनाते हो, आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करके बनाते हो। यानी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी का जो एक मोटो है वो ये है कि इल्म कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो स्टूडेंट को टीचर की तरफ से मिलती है, बल्कि इल्म एक ऐसी चीज़ है जो एक स्टूडेंट खुद सीख के करता है, यानी खुद किसी सर्टेन चीज़ में इंडल्ज होकर जो उसको नॉलेज मिलता है या जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसकी लर्निंग होती है, वो उसका इल्म होता है। और ये किस तरह से मिलता है, जब स्टूडेंट सोचता है, सवाल करता है या फिर तजर्बा कर रहा होता है। अगर मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी की एग्जांपल्स दूं, तो अगर एक मैथमेटिक्स का टीचर बच्चों को, छोटे बच्चों को ये बताता है कि 2 + 2 = 4 होते हैं, तो बच्चा सिर्फ ये चीज़ याद करेगा। लेकिन अगर उस्ताद बच्चे को 2 एप्पल्स देता है और फिर से 2 मज़ीद एप्पल्स दे देता है और पूछता है अब ये कितने एप्पल्स हैं, तो बच्चा खुद सोच कर सीखेगा। यही हमारी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की थ्योरी या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है। इसी तरह अगर जिस तरह मैंने पहले आपको प्लांट्स की भी एक एग्जांपल दी थी, तो उस्ताद बच्चों को एक पौधा दे और कहे कि रोज़ इसको पानी दो और इसमें नोटिस करो कि फ़र्क क्या आता है। तो जब बच्चा खुद पौधे की नशोनुमा होते हुए देखता है तो उसको पता चल जाता है कि कितने दिन में क्या फ़र्क आता है पौधे में। ठीक है, ये चीज़ें वो होती हैं जो आपको अ, पढ़ने से उतनी ज़्यादा समझ नहीं आती हैं जितनी आपको करने से आती हैं। यानी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी क्या है कि आप अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करो ऑब्जर्व करके और एक्सपीरियंस करके। या अगर आप डिफरेंट सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस्ताद अपने बच्चों से ये भी पूछ सकता है कि आपके एरिया में सबसे पुराना पेशा क्या है। अब तलबा क्या करेंगे कि वो अपने बुज़ुर्गों से पूछकर जवाब लेके आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे उनकी तहकीक भी हो जाती है, इससे उनको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी मिल जाते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस भी मिल जाते हैं, इससे उनको प्रीवियस नॉलेज भी मिल जाता है। और फिर वो सारी चीज़ों को लिंक्ड अप करके ना एक हमारे पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेकर आता है। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी में टीचर का काम होता है कि वो सवाल पूछे ताकि स्टूडेंट जो है वो खुद सोचे और फिर जवाब दे। या फिर टीचर जो है वो डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखें या दूसरों से सीखें। इसके अलावा टीचर को चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी की बेस पे बच्चों से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करवाएं ताकि बच्चे सीखें कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, आप एज अ टीचर बच्चों को खुद से दरियाफ्त कर लेने दें ताकि बच्चों का इल्म जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, वो सिर्फ बुकिश ना हो कि आपने बस एक चीज़ का रट्टा लगवा दिया है और बच्चे को वो चीज़ याद हो गई है। या आप हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जो बच्चा खुद से करके जो काम कर रहा होता है या जो खुद से करके उसको नॉलेज आता है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो ज़्यादा इन डेप्थ होता है। अब जैसे आप अगर आपने एक बेड खुद बनाया फॉर एग्जांपल, तो आपको उसकी सारी माइनर डिटेल्स का भी पता होगा। लेकिन अगर आपने एक बेड के ऊपर कोई 5-6 लाइंस पढ़ लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही उसके बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, तो जो चीज़ आप खुद करते हो, जो आप खुद करके सीख रहे होते हो, आपको उसके बारे में ज़्यादा इन डेप्थ और ज़्यादा पायदार नॉलेज जिसे कहते हैं वो आपको मिलता है। वाई इंक्वायरी, कि इंक्वायरी क्यों ज़रूरी है। ये देखेंगे एक वेल नोन वो है फ्रेज़ है कि टेल मी आई एंड आई फॉरगेट, कि आप मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा। शो मी एंड आई रिमेंबर, आप मुझे कोई चीज़ शो करवाओ और मैं उसको याद रखूंगा। इन्वॉल्व मी एंड आई अंडरस्टैंड, और जब आप मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व करोगे तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करूँगा। ठीक है, जैसे अब मैं आपको कोई चीज़, किसी भी सर्टेन चीज़ के बारे में अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है, तो आज आपको याद रहेगी, मे बी आपको महीना याद रहे, महीने बाद आप वो चीज़ भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ अगर मैंने आपको दिखाई होगी तो वो आपको मेरे बताने से ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, जिस तरह एक मूवी है, अब उस मूवी का पूरा स्क्रिप्ट अगर मैं आपको
बोल के बताती हूँ, ठीक है, तो वो आपको भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको पूरी मूवी दिखाऊंगी तो आपको मेरे बताने की निस्बत थोड़ा टाइम ज़्यादा आपको वो याद रहेगी। लेकिन अगर आप उस मूवी का पार्ट होगे तो फिर क्या होगा कि आपको उसकी ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको उसके बारे में ज़्यादा चीज़ों का पता होगा जो कि किसी भी लिसनर से भी ज़्यादा होगा और किसी भी ऑडियंस से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। इंक्वायरी इम्प्लाइज इन्वॉल्वमेंट दैट लेड्स टू अंडरस्टैंडिंग, यानी इंक्वायरी के अंदर इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व होती है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का बाइस बनती है, यानी जिसके ज़रिए आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है किसी भी सर्टन चीज़ के बारे में जब आप उसके बारे में इंक्वायरी करते हो या जिसमें आप खुद पर्सनली इन्वॉल्व होते हो। सो एडवांटेजेस ऑफ इंक्वायरी मेथड देख लेते हैं। बी इंटरेस्टेड एंड एंथुसिस्टिक, गेट स्टूडेंट्स टॉकिंग टू ईच अदर एंड लर्निंग फ्रॉम द पीयर्स, कि स्टूडेंट्स क्या है इसमें एक दूसरे से डेफिनेटली बात करते हैं। और बात करने से क्या होता है कि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे किसी भी नॉलेज के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स का पता चल जाता है या डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस का पता चल जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो जाती है, टीम वर्क प्रमोट करता है इंक्वायरी मेथड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आ जाती है। और वो किस तरह से आती है, क्योंकि आपकी इसमें क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही होती है, या अगर ऑलरेडी डेवलप्ड होती है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग तो वो मज़ीद इन्हांस हो जाती है, या मज़ीद पॉलिश हो जाती है। इसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो ये हैं कि नॉट एप्लीकेबल अंडर एवरी एजुकेशनल करिकुलम, ये हर एक किस्म के करिकुलम के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता इंक्वायरी मेथड। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एज इट इज़ ही याद करनी होती हैं, ठीक है, आप उस पर कुछ चूँ चुरा नहीं कर सकते हैं। इट ओनली गेट्स द डिज़ायर्ड आउटकम इफ़ द टीचर वुड बी डायनेमिक, मतलब इसके आपको डिज़ायर्ड आउटकम्स तभी मिल सकते हैं अगर टीचर एज अ टीचर ही पार्टिसिपेट करे, ठीक है। मतलब इंक्वायरी मेथड का जिस तरह से रूल है कि उसमें टीचर बच्चों को कर लेने दे, बच्चों को मुशाहिदा कर लेने दे, बच्चों को तजर्बा कर लेने दे और सिर्फ पैसिव एक अपना रोल प्ले करे, तो तभी इसके आउटकम्स आपको फ्रूटफुल नज़र आ सकते हैं कि स्टूडेंट खुद करके सीख रहा है। कुछ लोग होते हैं उनको आदत होती है हर चीज़ में उन्होंने घुसना होता है, उन्होंने रिपीटेडली अपनी चीज़ें बताते रहना, नहीं नहीं ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, ठीक है। तो आपको एज ए टीचर स्टूडेंट्स को वो कर लेने देना है जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग इन्हांस हो सके। इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव फॉर एवरी टाइप ऑफ लर्नर, ये हर तरह के लर्नर के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हर एक जो है वो क्रिएटिव नहीं होता या हर एक की क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को मेमोराइज़ करने में ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। टाइप्स ऑफ इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी मेथड की कौन कौन सी टाइप हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड और साइंटिफिक मेथड। हम देखते हैं इंडक्टिव मेथड को। तो इंडक्टिव मेथड जो है वो ड्राइव आउट हुआ वर्ड इंडक्ट से, जिसका मतलब है टू इंक्लूड या फिर टू इंगेज, यानी इस मेथड में आपने स्टूडेंट को इस तरह से इंगेज करना होता है कि वो खुद ऑब्जर्वेशन करे और ख़ुद एक्सपेरिमेंट करे और कोई नया नॉलेज अटेन करे, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप स्टूडेंट को डायरेक्ट किसी भी चीज़ में या किसी भी फिनोमिना या किसी भी सर्टन टॉपिक पे आप उसको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप उसको डायरेक्ट नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप स्टूडेंट को खुद एक्सप्लोर करने देते हैं, आप उनको खुद ऑब्जर्व कर लेने देते हैं ताकि वो खुद से अपने रूल्स बना सके, ठीक है। आपने उनको एग्जांपल्स देनी होती हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या होता है कि स्टूडेंट अपने रूल्स खुद बनाता है। इंडक्टिव मेथड जो है ये एक इस तरह का मेथड है, मतलब ये इस तरह की रीजनिंग का मेथड है जहाँ पे आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से बेसिकली स्टार्ट करते हो, यानी आपके सराउंडिंग्स में क्या कुछ हो रहा है आप ये सब कुछ देखते हो, इसको ऑब्जर्व करते हो, इसके बाद आप उस पर कोई जनरल स्टेटमेंट दे देते हो या फिर थ्योरी डेवलप कर लेते हो, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप कोई कंक्लूजन दे देते हो जो जनरलाइज किया जा सकता है। ये भी पॉसिबल है कि जो आपने कंक्लूजन दिया है वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, मतलब वो फॉल्सिफाई भी हो सकता है और इसके साथ साथ वो वेरीफाई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इसका बेसिक पर्पस होता है इंडक्टिव लर्निंग का वो यही होता है कि इसने आपकी सोच को खोलना होता है, इसने आपके दिमाग को खोलना होता है कि आप डिस्कवरी कर सकें, आप एक्सपेरिमेंट कर सकें, आप ऑब्जर्व कर सकें, जो चीज़ें आपको नहीं पता वो आप करके सीख सकें। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने अगर बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो आप उनको
खुद से ऑब्जर्व करके सीख लेने दो या उन्हें खुद से करके सीख लेने दो। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं एक ये भी दे सकती हूँ कि आपने देखा होगा कि जब न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो अपने मदर्स को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ठीक है। तो आपने ये एक न्यूबॉर्न को देखा, उसके बाद दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, आपने देखा कि चारों ने अपनी माँ को बहुत तंग किया। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ थी। इसकी बेस पे आपने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि न्यूबॉर्न बेबी जोन से होते हैं वो अपनी मदर्स को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसी तरह से अगर इसकी एक और एग्जांपल दूँ तो न्यूटन के जो लॉ है वो इसकी एग्जांपल ये है कि वो अपने सराउंडिंग में गया, उसने ऑब्ज़र्व किया कि दरख्त से सेब गिर गया, ठीक है। तो उसने इस चीज़ पे गौर किया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ थी ना सेब। तो ये स्पेसिफिक टू जनरल गया वो, कि उसने उसको ऑब्ज़र्व किया और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसने अपने लॉज बना दिए, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ उसने एक बार उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं किया था, उसने रिपीटेडली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, ये स्पेसिफिक टू जनरल होता है। इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ तो वो ऐसे भी है कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को कहें कि किसी सर्टेन जगह पर जाएं और वहाँ पे जाके आप कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं तो वो मुझे बताएं। आपने फॉर एग्जांपल 50 लोगों को एक ही जगह पर भेजा और आपने उन्हें कहा है कि आपने वहाँ पे जो भी ऑब्जर्व किया आप वो मुझे बताएं, तो मैं ये चीज़ यकीन से कह सकती हूँ कि उन सब की स्टेटमेंट एक जैसी नहीं होगी। उन सब की स्टेटमेंट जो है वो टू सम एक्सटेंट एक दूसरे से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप इंगेज कर रहे हो स्टूडेंट को कि वो ऑब्जर्व करे और वो खुद से अपनी ऑब्जर्वेशन के ही करस्पॉन्डिंग कोई नतीजा निकाल सके या कोई जनरलाइजेशन कर सके। इट गिव्स न्यू नॉलेज। इंडक्टिव मेथड जो है वो आपको नया नॉलेज प्रोवाइड करता है। इट इज़ मेथड ऑफ डिस्कवरी, ये आपको डिस्कवर करने का मौका देता है डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट फिनोमेना, डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट रूल्स, नॉन टू अननोन। कि इसमें आपको एक बिल्कुल चंक ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है या आपको बिल्कुल नॉन फैक्ट के बारे में बताया होता है या आपको उसके बारे में पता होता है, उससे आप अननोन की तरफ जाते हो, जो चीज़ आपको नहीं पता उसकी तरफ जाते हो। मतलब आप डिटेल्ड एनालिसिस करते हो, आप डाटा गैदर करते हो, आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आप एनालिसिस करते हो, तो आप नॉन से अननोन की तरफ जा रहे हो। मतलब आपने अपना जो आपका नॉलेज है वो आपने बहुत ज़्यादा वास्ट कर दिया है। इसके बाद क्या होता है कि इंडक्टिव मेथड में एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट एक्टिव लर्नर है वहाँ पे। वो वहाँ पे पैसिव लर्नर नहीं है, मतलब वो सिर्फ बुकिश नॉलेज पर रिलाई नहीं कर रहा है या सिर्फ वो उस चीज़ पर रिलाई नहीं कर रहा जो उसकी टीचर ने उसको बता दिया है, बल्कि वो खुद जाके फील्ड में ऑब्जर्व कर रहा है और वो खुद डिस्कवर कर रहा है और वो खुद एक नया नॉलेज जो है वो गेन कर रहा है या फिर अटेन कर रहा है। The second type of method is deductive method. डिडक्टिव को अगर आप इसके वर्ड से देखें तो मतलब है डिडक्ट, यानी टू कट, यानी टू शॉर्ट। इसमें क्या है कि इसमें स्टूडेंट जो है वो खुद से कोई नया नॉलेज नहीं वो करता, एक्सप्लोर करता, बल्कि जो नॉलेज ऑनगोइंग चल रहा होता है टू सम एक्सटेंट वो उसको फॉलो कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जिस तरह आपको मैथ्स का एक फार्मूला हम दे देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि वही वाला फार्मूला लगाएंगे तो सबका एक जैसा ही जवाब आएगा। या फिर अब अगर मैं ये कहती हूँ कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स और इसके बाद मैं कहती हूँ फिडो इज़ अ डॉग, तो आप लोग इसके जनरल इसकी एक कंक्लूजन निकाल लेंगे कि फिडो इज़ अ मैमल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, इसमें आप दूसरों के नॉलेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इसमें आप थेरीज बिल्डअप नहीं कर रहे होते, थेरीज आप इंडक्टिव मेथड में बिल्डअप करते हो। इसमें जो भी एग्जिस्टिंग थेरीज होती हैं उसको आप वेरीफाई कर रहे होते हो या आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। ये आपको किसी तरह का नया नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, ठीक है। मतलब ये जनरल टू स्पेसिफिक है कि आपके पास बहुत ज़्यादा था मटेरियल, उससे आप बिल्कुल स्पेसिफिक पे आ गए हो, ठीक है। अगर मैं इन दोनों अप्रोचेज़ में या मेथड्स में डिफरेंस देखूं तो इंडक्टिव मेथड क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस है, जबकि डिडक्टिव मेथड एक फास्ट प्रोसेस है। ये स्लो प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें आप खुद एक्टिव लर्नर हो के आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेकिन डिडक्टिव मेथड जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है क्योंकि आपको फ़ौरन फ़ौरन ही नॉलेज प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको डिडक्टिव मेथड में एक वो मैथ्स की भी मैंने आपको रूल वो बताया है ना कि आपको पता है कि इसका ये सर्टेन ये वाला स्पेसिफिक आंसर आना है, तो ऊपर से जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो आपको सवाल लग रहा होगा लेकिन आंसर सबका सेम ही होगा, ठीक है।
तो ये एक फास्ट प्रोसेस है। इंडक्टिव मेथड जो है ये डिस्कवरी मेथड है कि इसमें आपको कुछ डिस्कवर करने का मौका मिलता है, आपको नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है। और जो डिडक्टिव मेथड है वो वेरिफिकेशन मेथड है, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपके पास थेरीज हैं आपने उसको वेरीफाई करना होता है। ये इंडक्टिव मेथड जो है फुल ऑफ एक्टिविटी है कि आपको फील्ड में छोड़ दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप खुद से ऑब्जर्व करो। जिस तरह मैंने आपको एक प्लांट की भी ऑब्जर्वेशन दी थी, प्लांट की भी आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आपको सीड मिल गया, अब आपने खुद प्लांट को ग्रो करना है और आपने देखना है कि कितने दिनों में प्लांट पे कितना फ़र्क पड़ता है। आपने उसकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करना है, फिर उसके बाद आपने आके अपनी फाइंडिंग्स बता देनी है। तो एक फुल ऑफ एक्टिविटी मेथड हुआ, ठीक है, जिसमें आपको फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप जिस तरह भी चाहें अपना नॉलेज अटेन कर सकते हैं। वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन ये बात की बात है। पहली चीज़ क्या है कि आपने खुद से करना है, खुद से आपने पार्टिसिपेट करना है और खुद से आपने इस चीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना है। लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या है कि लेस एक्टिविटी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आपके पास एक रेडीमेड नॉलेज आ गया कि जो चीज़ आपके पास पड़ी हुई थी आपने उस चीज़ पे रिलाई कर लिया या डिपेंड कर लिया या फिर यकीन कर लिया। इंडक्टिव मेथड क्या है, गिव्स न्यू नॉलेज, या आपको नया नॉलेज प्रोवाइड करता है। और डिडक्टिव मेथड क्या है, आपको नया नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता बल्कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज ही आप तक पहुंचता है। इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ है वो है हमारी साइंटिफिक मेथड। द साइंटिफिक मेथड इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस बेस्ड रीजनिंग। यानी साइंटिफिक मेथड जो है वो एक ऐसा सिस्टमैटिक वे है लर्निंग का जिसमें आप अपनी दुनिया के बारे में जानते हैं ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग करके। By following this method, we reduce biasness, minimize errors और increase confidence in our conclusion। यानी जब आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें आप मेक श्योर करते हैं कि इसमें आपकी पर्सनल जजमेंट्स नहीं आ रही हैं, इसमें एरर कम से कम होगा, क्योंकि आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आपको अपने कंक्लूजन्स पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपने खुद से ड्राइव आउट किए होते हैं, आपने खुद ऑब्जर्व किया होता है, आपने खुद से एक्सपेरिमेंट किया होता है। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ शामिल होती है, ठीक है, जिसमें आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते हो। साइंटिफिक मेथड जो होता है ये एक सिस्टमैटिक मेथड है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। नो मैटर आप रिसर्च में कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हो, जहाँ पे भी साइंटिफिक मेथड यूज़ होगा वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी, ठीक है। और ये इस तरह का मेथड होता है जो कि वैलिड कंसिडर होता है और जिस पे आप रिलाई भी कर सकते हो। तो अगर हम साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स देखें तो फर्स्ट है रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर कलेक्टिंग डेटा या इन्फॉर्मेशन, फिर एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, फ्रेमिंग हाइपोथेसिस, वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस, फाइंडिंग द सोल्यूशन, अप्लाइंग द सोल्यूशन इन द लाइफ सिचुएशन। अब मैं मेक श्योर करना चाहूँगी कि आपको ये सब याद हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को किसी एक सर्टन एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं सारे पॉइंट्स को, ठीक है, ताकि जब आपने इसको अगर अटेम्प्ट करना हो तो आप कोई भी चीज़ मिस ना करें बीच में से। तो हम सपोज कर लेते हैं एक सिचुएशन के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत वीक परफॉर्मेंस या पुअर परफॉर्मेंस हुई है मैथमेटिक्स में, ठीक है, उनके पेपर्स हुए हैं। अब हमने चेक कर लिया है, पेपर चेक करके हमें पता चल गया है कि बच्चों की मैथ्स में बहुत गंदी परफॉर्मेंस आई है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब अब हमें प्रॉब्लम का पता चल गया है, हमने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है। जैसे मुझे ये महसूस हो गया कि बच्चों ने मैथ्स में बहुत कम नंबर लिए हैं, जो कि बच्चे 4th क्लास के थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने सेकंड पॉइंट पे हमने डिफ़ाइन करना है अपने प्रॉब्लम को, यानी हमने अपने प्रॉब्लम को क्लियर करना है, हमने उसको स्पेसिफिक करना है और हमने उसको इस काबिल बनाना है कि उस पर तहकीक की जा सके, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्या 4th क्लास के स्टूडेंट्स रियाजी की बेसिक जो महारतें हैं वो नहीं जानते उनके बारे में, या फिर उनको जो जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि उसके ज़रिए वो उनको सीखना आसान हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आएगा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी हम लोग एनालाइज करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट से इस प्रॉब्लम के, ठीक है, यानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वीक जो है परफॉर्मेंस वो उसातज़ा के टीचिंग मेथड वीक होने की वजह से है, या स्टूडेंट की इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, या कोई और सर्टन वजह है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस सफ़र कर रही है या वीक हो रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कलेक्टिंग द डाटा, यानी आप उस पर डाटा जमा करेंगे। अब आप डाटा किस तरह से जमा करेंगे, आप सर्वे कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह से आप डाटा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट्स के प्रीवियस पेपर्स वगैरह देख सकते हैं, आप स्टूडेंट से सर्वे कर सकते हैं, आप उस हादसा का इंटरव्यू ले सकते हैं ताकि आपको
डाटा मिल जाए या आपको सर्टन इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे, आप एनालाइज कर लेंगे, मतलब जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है, जितना आपके पास डाटा कलेक्ट हुआ है, उससे आप एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो जब हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट से सर्वे कर लिया, टीचर्स का भी हमने इंटरव्यू कर लिया, अब हमारे पास एक सर्वे का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब उसमें हमें पता चलता है कि 70% जो उनसे स्टूडेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने में मसला आता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं, मतलब उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ये मैथ्स का सब्जेक्ट, उनका इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा, इसलिए उनका पढ़ने को दिल नहीं करता, या वो रट्टा मारना चाहते हैं लेकिन उनको उस तरह से चीज़ें याद नहीं रहती हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स है इसलिए मैथमेटिक्स बेस करता है आपके कॉन्सेप्ट्स पे, उसमें रट्टा सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जब डाटा को एनालाइज किया तो हमें ये चीज़ पता चली या हमें ये रिजल्ट्स मिले कि बच्चों को मल्टीप्लाई में और डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, और क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करती है या बहुत ज़्यादा इंगेजिंग फील नहीं करती है मैथमेटिक्स की क्लास में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम फ्रेम करेंगे हाइपोथेसिस को, यानी हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो सा मसला आ रहा है बच्चों के डिवीजन में और इसकी मल्टीप्लाई करने में, और इसके अलावा जो बच्चों को बोरियत का मसला आ रहा है, इसका क्या हल हो सकता है, मतलब इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ये चीज़ सोच ली कि हम लोग अगर मैथमेटिक्स को किसी खेल या अमली सरगर्मियों के ज़रिए सिखाएं तो बच्चों के रिजल्ट्स पे असर हो सकता है, मतलब अच्छा रिजल्ट्स उनके आ सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है हाइपोथेसिस को। वेरीफाई हम लोग किस तरह करते हैं, जब हम लोग अपने हाइपोथेसिस को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी अब हम लोगों ने ये चीज़ देखी और इस चीज़ को हमने जांचने के बाद हमने इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया कि हम लोग अब मैथमेटिक्स जो है वो क्लास 4 को गेमिंग मेथड से पढ़ाएंगे, या फिर हम बच्चों को डिफरेंट ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ करवा के हम उनको मैथ सिखाएंगे, या हम उनको किसी डिफरेंट टीचिंग मेथड के ज़रिए सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने वेरीफाई करने के बाद फाइंडिंग द सॉल्यूशन, कि आपने एक इसका हल जो है वो निकाल लिया इस सर्टन मसले का, और फिर आपने सॉल्यूशन के बाद आपने अप्लाई किया इस सॉल्यूशन को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में, यानी आपको जो हल अच्छा समझ आया आपने उसको क्लासेस में भी इस्तेमाल किया। जब आपने क्लासेस में इस्तेमाल किया उसके बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपने अगर टीचिंग मेथड डिफरेंट किया है या आपने अपना टीचिंग मेथड चेंज किया है तो उससे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर तो नहीं पड़ा तो इसका क्या है कि बच्चों को टीचिंग मेथड का प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, वो जो बोरियत फील कर रहे हैं उसका कोई और वजह हो सकती है, उसकी ये वजह हो सकती है कि जो उनका सिलेबस है वो और उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, या कोई भी सर्टन वजह हो सकती है। लेकिन अगर तो ये आपका जो सॉल्यूशन है वो इफ़ेक्टिव हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपने स्टेप बाय स्टेप एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो अप किया और उसके ज़रिए आपने एक मसले का हल तलाश कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमारे पास जो लास्ट चीज़ आ जाती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। Problem based learning is an educational method that engages students in inquiry based real world problem solving। यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो एक ऐसा एजुकेशनल मेथड है जो कि स्टूडेंट को इंगेज करता है कि वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कर सकें, या और जिसमें हमारी रियल वर्ल्ड के मसाइल शामिल होते हैं, यानी जो ऑनगोइंग चीज़ें चल रही होती हैं उनसे कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम्स हमारी हो सकती हैं, और वो बच्चे इंक्वायरी करके यानी ऑब्जर्व करके या एक्सपेरिमेंट करके उन रियल लाइफ यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल सकें। थ्रू पीबीएल स्टूडेंट्स नॉट ओनली स्ट्रेंथन देयर टीम वर्क, पीबीएल करके स्टूडेंट की सिर्फ टीम वर्क ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती बल्कि उनकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होती है, उनके रिसर्च के स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट दे आल्सो शार्पन देयर क्रिटिकल थिंकिंग, बल्कि इससे क्या होता है कि इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्हेंस होती है, एज वेल एज उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग में। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जिसके सॉल्यूशंस आपके पास तब तक नहीं आते जब तक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। जब तक आपको प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशन तक आना नहीं आता तब तक आप उन चीज़ों में फंसे रहते हो। तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप।
इसमें है सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दूसरा है एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट आइडियाज़, फिर है सिलेक्ट द बेस्ट आइडिया, फिर है बिल्ड एंड टेस्ट द आइडिया, फिर है एवेल्यूएट द रिजल्ट्स। सबसे पहले है जी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि हम लोगों ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो ठीक से होमवर्क नहीं करके आते हैं। ठीक है, अब आपने इसका स्टेप 2 करना है, यानी आपने एक्सप्लोर करनी है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आपने क्या एक्सप्लोर करनी है कि जो नहीं होमवर्क कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। इधर ये रीज़न है कि स्टूडेंट्स के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या ये है कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो उनके साथ कोई ताउन नहीं कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपने जब एक्सप्लोर कर लेनी है इन्फॉर्मेशन, आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ आइडियाज़ बना लेने हैं कि बच्चों का वर्कलोड कम करके देखा जा सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ बात करके भी देखा जा सकता है। ठीक है, कि आप उनको भी थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, या आप उन्हें थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सोल्यूशन ये है जिसमें हमें आपकी मदद दरकार है। एनीवेज, फिर आप जब बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ चले जाते हो, डिफरेंट क्रिटिकल थिंकिंग करके या सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके, उसके बाद आप अपने सारे आइडियाज़ में से सिलेक्ट द बेस्ट आइडिया, कि आप उनमें से सबसे बेहतरीन जो आपको चीज़ लग रही होती है आप वो सिलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद क्या करते हो, बिल्ड एंड टेस्ट द आइडिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ आपने देख ली कि बच्चों को जो होमवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है उसका वजह ये है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा घर जाके वर्कलोड है। तो आप क्या करते हो कि आप उनका होमवर्क भी कम कर देते हो, और उसके बाद आप उनको जो स्कूल टाइम के एंड वाला थोड़ा सा टाइम होता है, जैसे लास्ट का हाफ एन आवर आप उनको दे देते हो कि आप यहाँ पे बैठ के टीम वर्क करके आप अपना होमवर्क जो है वो कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसमें आपने अपना टेस्ट कर लिया आइडिया, यानी आपने क्लासरूम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देख लिया कि इससे बच्चों पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, कि वो हाफ होमवर्क यहीं पे बैठ के कर लें और बाकी वो घर जाके कर लें। उसके बाद क्या है कि इवैल्यूएट द रिज़ल्ट, कि आपने फिर महीने के बाद ये चीज़ देखी या इवैल्यूएट किया कि पहले बच्चों के होमवर्क किस तरह के होते थे और अब इनके बच्चों के होमवर्क में क्या फ़र्क आया है। यानी पहले जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे थे, क्या अब वो सारे होमवर्क करने लग गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को, फिर उस प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर किया। इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपका मसले की ही कॉरस्पॉन्डिंग थी, तो फिर आपने उसके हल की तरफ गए। जो आपको उसके सॉल्यूशंस नज़र आ रहे थे उसमें से आपने बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाला। वो निकाल के आपने उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद एंड पे आपने अपने रिजल्ट्स को इवेल्यूएट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद मी। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, या आपको कुछ भी अंडरस्टैंड करना है जो कि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो प्लीज़ आप अपने टॉपिक्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें। थैंक यू वंस अगेन।